हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 1 से लेकर 10 सेट का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के सारे क्वेश्चन। 250 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। दोस्तों, इन 250 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो यूथ की बुक है दोस्तों, 101 राउंड एक्सप्रेस लाइन, इसका ही हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी भार या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। दोस्तों, वस्तु के जड़त्व को जो है ये द्रव्यमान में मापा जाता है। किस में? द्रव्यमान में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन सी एक्स किरणें या ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। गामा किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में, ऑप्शन बी शीशे की खिड़कियों में, ऑप्शन सी मेकअप दर्पण में या ऑप्शन नंबर डी कैलिडोस्कोप में। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ये वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अपसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विफोकल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस या ऑप्शन नंबर डी अभिसारी लेंस। दोस्तों, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अपसारी लेंस का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रभावित धारा डैश होगी। दोस्तों, 30 वाट का एक उपकरण है जो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा का मान हमको बताना है। ऑप्शन ए है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर या ऑप्शन नंबर डी 1.25 एम्पियर। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे धारा पूछा है और हम जानते हैं दोस्तों, पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है विभवांतर इंटू धारा। क्या होता है? विभवांतर इंटू धारा के होता है। पावर हमको दिया गया दोस्तों 30 वाट, विभवांतर हमको कितना दिया गया? 12 वोल्ट दिया गया है, इंटू धारा हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये कर लेंगे, 30 अपॉन में 12 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? आई के हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2.5 बार में जाएगा। कितने बार में? 2.5 बार में। तो 2.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी शुष्क सेल, ऑप्शन सी विद्युत डायनेमो या ऑप्शन नंबर डी दिक्सूचक की सुई। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो है हमारा विद्युत डायनेमो। विद्युत डायनेमो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता या ऑप्शन नंबर डी दूरी। तो दोस्तों, किस में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है? तो धारा में वृद्धि के साथ। धारा में वृद्धि के साथ जो है धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आकृति या ऑप्शन नंबर डी चाल। दोस्तों, जब तक किसी पिंड के असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। ऑप्शन ए पेक्टिन, ऑप्शन बी क्यूटिन, ऑप्शन सी सेलुलोज या ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। तो दोस्तों, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में जो है क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। किसकी? क्यूटिन की। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों में डैश होता है, तो दोस्तों पक्षियों में क्या होता है? ऑप्शन ए 2 कक्षीय हृदय, ऑप्शन बी 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन सी 3 कक्षीय हृदय, या ऑप्शन नंबर डी 1 कक्षीय हृदय। दोस्तों पक्षियों में जो है ये 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितना? 4 कक्षीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। ऑप्शन ए फेफड़े के रुक जाने, ऑप्शन बी फेफड़ों के संकुचन के कारण, ऑप्शन सी फेफड़ों की स्फीति के कारण, या ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों के फैलाव के कारण। तो दोस्तों अंतः श्वसन के दौरान जो है फेफड़े जो है ये फेफड़ों की स्फीति के कारण क्या होते हैं? हवा से भर जाते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए यह डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, ऑप्शन बी यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है, ऑप्शन सी यह शुक्राणु के स्त्राव को अवरुद्ध करता है, या ऑप्शन नंबर डी यह डिंब के स्त्राव को निरुद्ध करता है। तो दोस्तों लूप जो है ये डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ये इस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। कौन? लूप। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो दोस्तों रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विटामिन B12। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी यूग्लिना, या ऑप्शन नंबर डी अमीबा। दोस्तों किण्वन की प्रक्रिया जो है ये ईस्ट में होती है। किस्ट में? ईस्ट में होती है किण्वन की प्रक्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी कलिया, या ऑप्शन नंबर डी पत्तियां। दोस्तों पौधों का पत्तियां जो है ये गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। दोस्तों पौधों को पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पोषक तत्व जो है ये मिट्टी से प्राप्त होते हैं पौधों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? दोस्तों थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी जंतु विज्ञान। दोस्तों थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? वनस्पति विज्ञान का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है बताना है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 0.4%, या ऑप्शन नंबर डी 0.6%। दोस्तों हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो होती है ये होती है 0.4%। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश हैं? दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6U और 2U, ऑप्शन बी 12U और 2U, ऑप्शन सी 12U और 1U, और ऑप्शन डी है 6U और 1U। दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं क्रमशः 12U और 1U होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक कम करता है? ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी हवा की गति में वृद्धि। दोस्तों वाष्पीकरण की दर को जो है ये नमी कम करता है। क्या करता है? नमी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 18, और ऑप्शन नंबर डी है 8। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये है 2n² से हम निकालते हैं। यहाँ पे बोला है चतुर्थ स्तर में मतलब चौथे स्तर में, मतलब K, L, M और N जो होते हैं ये 4 स्तर होते हैं। हमको पूछा है चतुर्थ स्तर मतलब n में। तो दोस्तों K का मान होता है 1, L का मान हम ले लेते हैं 2, और M का मान 3, और N का हम 4 याद रखते हैं। 1 2 3 4 से याद रखते हैं। अब यहाँ N कितने दोस्तों? N हमारे पास में 4 है। तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है ये कौन सा नहीं है? टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? दोस्तों तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु होता है बताना है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन नंबर डी सोना। दोस्तों तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है वो है हमारा जिंक, तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था? ऑप्शन ए उत्कृष्ट गैसें, ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन सी समस्थानिक और ऑप्शन नंबर डी है फुलरिन। दोस्तों अष्टक सिद्धांत जो है उत्कृष्ट गैसों के खोज के बाद क्या हो गया था? अप्रासंगिक हो गया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? ऑप्शन ए चमकदार, ऑप्शन बी बिना चमकदार, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन नंबर डी गहरा। तो दोस्तों गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो नीला भाग जो है ये सर्वाधिक गर्म होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ऑप्शन ए एफ बराबर एम सी स्क्वायर, ऑप्शन बी एफ बराबर एम ए, ऑप्शन सी एफ बराबर ए पी और ऑप्शन नंबर डी है एफ बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। दोस्तों न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण जो होता है वो होता है एफ बराबर एम ए के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है? दोस्तों मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी है 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। दोस्तों मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो होती है ये 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज के बीच होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण या ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस का, ऑप्शन सी उत्तल लेंस का या ऑप्शन नंबर डी समतलावतल। कौन सा? समतलावतल लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है? ऑप्शन ए 1 मिनट बाद, ऑप्शन बी 1 मिनट पहले, ऑप्शन सी 2 मिनट बाद या ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट पहले। दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय जो है ये वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। कितने मिनट? 2 मिनट। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ऑप्शन ए कुंडली, ऑप्शन बी मृदुलोक, ऑप्शन सी विभक्त वलय या ऑप्शन नंबर डी ब्रश। दोस्तों विद्युत मोटर का विभक्त वलय वाला भाग जो है ये उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को पलट देता है, तो विभक्त वलय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ऑप्शन ए विलियम स्टर्जन, ऑप्शन बी हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन या ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का। किसका ध्यान गया था? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण नियम का, ऑप्शन बी केपलर नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान संरक्षक नियम का। दोस्तों एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। किसका? ऊर्जा संरक्षण नियम का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। दोस्तों किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यह है पेप्सिन एंजाइम को। किसको? पेप्सिन एंजाइम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं? तो दोस्तों बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ऑप्शन ए बिल्लियां, ऑप्शन बी कंगारू,
ऑप्शन सी चमगादड़ या ऑप्शन नंबर डी चूहे। दोस्तों कंगारू जो है ये बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता, ये हमारा पाचन पाचन की क्रिया में कार्य करती छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं। दोस्तों प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए गर्भ, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी डिंब या ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। युग्मनज बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन क्या है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी रंजक पदार्थ, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन नंबर डी पौधा। दोस्तों राइबोफ्लेविन जो है ये एक विटामिन है। क्या है? विटामिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है। दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से क्या होता है? ऑप्शन ए गन्ने में लाल सड़न, ऑप्शन बी मनुष्यों में दांत, ऑप्शन सी आलू में लेट ब्लाइट या ऑप्शन नंबर डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से जो है गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। क्या होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी तंतु या ऑप्शन नंबर डी पराग। तो दोस्तों वर्तिका जो है ये पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन या ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। तो दोस्तों फलों में मुख्यतः साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल ने। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन नंबर डी लेड। तो दोस्तों लेड जो है ये मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए कार्बन के 1022 परमाणु का, ऑप्शन बी CO2 के 1022 अणु का, ऑप्शन सी 1 ग्राम लोहा या ऑप्शन नंबर डी NH3 के 0.1 मोल का। तो दोस्तों सबसे अधिक द्रव्यमान जो होगा ये होगा NH3 के 0.1 मोल का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या ऑप्शन नंबर डी संघनन। दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। दोस्तों 15 जो होता है ये किसका होता है? तो फास्फोरस का होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम। दोस्तों पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम से संबंधित है। किससे? यूरेनियम से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन नंबर डी मरकरी। तो दोस्तों चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील जो है वो है हमारी गोल्ड। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन ए त्रिपरमाणुक अणु के रूप में, ऑप्शन बी एक परमाणुक अणु के रूप में, ऑप्शन सी चतुपरमाणु अणु के रूप में या ऑप्शन नंबर डी द्विपरमाणुक अणु के रूप में। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी जो है ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। किसके रूप में? द्विपरमाणुक अणु के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिलेटिन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी दूध या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉबेरी। दोस्तों आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? जिलेटिन का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन दोस्तों, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ऑप्शन ए है जड़ता, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी चुंबकत्व या ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है जड़ता के कारण हटता नहीं है। किसके कारण? जड़ता के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। ऑप्शन ए 1948 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1351 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 1531 मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन नंबर डी 1498 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि की गति जो होती है ये होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्धक शीशा होता है। दोस्तों आवर्धक शीशा क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस या ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। दोस्तों आवर्धक शीशा जो है ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए अपवर्तक, ऑप्शन बी समायोजक, ऑप्शन सी समंजन क्षमता या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्तता। दोस्तों आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को जो है समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। दोस्तों ओम के नियम के अनुसार कौन एक स्थिरांक है? ऑप्शन ए वी अपॉन आई, ऑप्शन बी वी अपॉन आई, ऑप्शन वी आई, ऑप्शन बी वी अपॉन आई, ऑप्शन सी वी इंटू आई या ऑप्शन नंबर डी आई इंटू वी। दोस्तों वी या आई जो है ये क्या है? स्थिरांक है, वी अपॉन में आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो है किसका? डायनेमो का उपयोग किया जाता है। किसका? डायनेमो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी मैग्नीफायर या ऑप्शन नंबर डी प्यूरीफायर। दोस्तों डायोड को जो है एक रेक्टिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आसंजक बल, ऑप्शन बी ससंजक बल, ऑप्शन सी केशिकत्व या ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव। दोस्तों एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो है ससंजक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ससंजक बल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालों का रंग डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए पेप्टिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी केरेटिन या ऑप्शन नंबर डी कैरोटिन। दोस्तों बालों का रंग जो है ये मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? ऑप्शन ए स्वेद लवण, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिया या ऑप्शन नंबर डी यूरिक अम्ल। दोस्तों जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन जो है अमोनिया के रूप में करती है। किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान या ऑप्शन नंबर डी वृक। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वृक में जो है उपास्थि मौजूद नहीं होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी वास डिफरेंस, ऑप्शन सी डिंब वाहिनी या ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय। दोस्तों अंडा जो है ये अंडाशय से कोख में जो है डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। किसके माध्यम से? डिंब वाहिनी के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पत्तेदार सब्जियां या ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्न। तो दोस्तों वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन जो प्रदान करता है वो है हमारी दालें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी थैलोफाइटा, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा या ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। दोस्तों पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो दोस्तों फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है ये फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन या ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालाइन। तो दोस्तों जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, वो है ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन जो है ये जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन या ऑप्शन नंबर डी जोनास सॉल्व। दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी नाक या ऑप्शन नंबर डी कान। दोस्तों राइनोस्कोप जो है ये नाक की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। किसकी? नाक की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी एनोड या ऑप्शन नंबर डी ऋणायन। दोस्तों रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई जो होती है वो होती है मोल। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी मेंडल ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन नंबर डी जॉन ब्राउन। दोस्तों ब्राउनियन गति की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। दोस्तों एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 मतलब 12 है, तो ये होगा हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी कार्बन। दोस्तों फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होती है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। दोस्तों एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील धातु है वो है हमारी जिंक। तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो पोटेशियम होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन नंबर डी सल्फर। दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए फ्रेऑन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन पहला दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी आवेग या ऑप्शन नंबर डी भार। दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जो है भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भार के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंगे या ऑप्शन नंबर डी अपश्रव्य तरंगे। दोस्तों चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तु से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा, किसके द्वारा? अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी पीला या ऑप्शन नंबर डी हरा। दोस्तों श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए सिलियरी मांसपेशियों से, ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन सी परितारिका या ऑप्शन नंबर डी लेंस। दोस्तों प्रकाश जो है ये आंख में कार्निया से प्रवेश करता है। किससे? कार्निया से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा और विद्युत आवेश, ऑप्शन बी विद्युत आवेश और समय, ऑप्शन सी विभवांतर और विद्युत धारा और ऑप्शन नंबर डी है विभवांतर और विद्युत आवेश। दोस्तों ओम का नियम जो है
ये विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है विद्युत प्रेरण, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। दोस्तों आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी जॉन बाउनिंग, ऑप्शन सी सैमुअल कोहन या ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोल्ट। दोस्तों एटम बम का आविष्कार जो है ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आकार या ऑप्शन नंबर डी तापमान। दोस्तों तापमान में परिवर्तन करके, किसमें? तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, मतलब ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं जीन। ऑप्शन ए गुणसूत्रों, ऑप्शन बी युग्मकों, ऑप्शन सी हार्मोनों या ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों। दोस्तों जीन जो है ये हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से, किसकी? हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से जो है लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। दोस्तों ऑप्शन ए है अमाशय और बड़ी आंत, ऑप्शन बी मुंह और छोटी आंत, ऑप्शन सी आहार नली और बड़ी आंत और ऑप्शन नंबर डी है आहार नली और छोटी आंत। दोस्तों मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पे? मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी सर्कुलेशन या ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। दोस्तों किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है हीमोडायलिसिस हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है। ऑप्शन ए विकास के लिए आवश्यक तत्व, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऑप्शन सी निद्रा या ऑप्शन नंबर डी विकास के लिए पोषण। दोस्तों कोलेस्ट्रम जो है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? हमको बताना है कौन सा जो है वायरस का उदाहरण है। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी एंथ्रेक्स या ऑप्शन नंबर डी फीलपाव। दोस्तों वायरस जो है ये है ऑप्शन नंबर ए HIV। HIV क्या है? वायरस का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी ईस्ट या ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम। दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन जो है ये करता है हमारा ईस्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाह्यदल पुंज, ऑप्शन बी पुष्पासन, ऑप्शन सी बीजांडासन या ऑप्शन नंबर डी अंडवाहिनी। दोस्तों फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। ऑप्शन ए किसी पौधे का दिशात्मक विकास, ऑप्शन बी पशु प्रजातियों की दीर्घायु, ऑप्शन सी है पक्षियों का प्रवास या ऑप्शन नंबर डी मानवीय व्यवहार के पैटर्न को। दोस्तों अनुवर्तन जो है ये किसी पौधों का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी अमोनिया या ऑप्शन नंबर डी यूरिया। दोस्तों जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद जो होता है ये होता है अमोनिया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीएमआई, ऑप्शन बी बीएमआई, ऑप्शन सी एएमआई या ऑप्शन नंबर डी केएमआई। दोस्तों मोटापे को नापने के लिए जो है बीएमआई का उपयोग किया जाता है। किसका? बीएमआई का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मलता, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी एवोगाड्रो संख्या या ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। दोस्तों किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को जो है एवोगाड्रो संख्या हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फुलरिन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 32। दोस्तों फुलरिन में जो है 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमको बताना है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन नंबर डी सोडियम। दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम के। कैल्शियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? कैल्शियम 2 8 8 2। तो 2 8 2 10, 2 8 18 और 2 20। कैल्शियम का 20 होता है। तो 2 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? कैल्शियम में, बाह्यतम कोष में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो होती है ये 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डैश करता है? दोस्तों कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? ऑप्शन ए लिटमस को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन बी नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन सी दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है या ऑप्शन नंबर डी है लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फास्फोरस की परमाणविकता हो है दोस्तों फास्फोरस की परमाणविकता क्या होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 7। दोस्तों फास्फोरस की परमाणविकता जो होती है ये होती है कितनी? 4। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी धनायन या ऑप्शन नंबर डी ऋणायन। दोस्तों धनावेशित आयन को जो है धन आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनायन। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संवेग बराबर डैश? ऑप्शन ए द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान इंटू घनत्व या ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान इंटू त्वरण। दोस्तों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड या ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेकेंड। दोस्तों मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज जो है ये 0.1 सेकेंड तक रहती है। कितने? 0.1 सेकेंड तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश होता है? ऑप्शन ए है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन बी वह अपवर्तित नहीं होती, ऑप्शन सी वह अभिलंब से दूर झुक जाती है या ऑप्शन नंबर डी है उसके आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। दोस्तों जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। किससे? अभिलंब से। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कार हेडलाइट, ऑप्शन बी फ्लैश लाइट, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप या ऑप्शन नंबर डी बाइस्कोप। दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग जो है ये माइक्रोस्कोप में होता है। किसमें? माइक्रोस्कोप में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? ऑप्शन ए निम्न तापमान, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी निम्न गलनांक या ऑप्शन नंबर डी उच्च चालकता। दोस्तों किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें जो गुणधर्म होना चाहिए वो होना चाहिए उच्च प्रतिरोधकता। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। दोस्तों वोल्टमीटर किसका पता लगा सकता है हमको बताना है।
ऑप्शन ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र या ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। दोस्तों वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। किसका? विभवांतर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए परमाणु रूपांतरण, ऑप्शन बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना, ऑप्शन सी एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, या ऑप्शन नंबर डी है अणुओं के उपखंड। दोस्तों परमाणु विखंडन जो है ये एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटने की प्रक्रिया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ऑप्शन सी केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां, और ऑप्शन नंबर डी है भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजातियां। तो दोस्तों हाल ही में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना की खोज जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या होती है? ऑप्शन ए जर्म कोशिकाएं, ऑप्शन बी ऑटोसोम, ऑप्शन सी एलोसोम्स या ऑप्शन नंबर डी प्लियोट्रोपिक जीन। दोस्तों लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो होते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांत में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम होता है। ऑप्शन ए 5.7 से कम, ऑप्शन बी 5.5 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से कम या ऑप्शन नंबर डी 5.4 से कम। दोस्तों दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान जो है ये 5.5 से कम होता है। किससे? 5.5 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय या ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। दोस्तों वृक्क का प्राथमिक कार्य जो है ये मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष या ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। दोस्तों भ्रूणपोष जो है ये बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी क्षय रोग या ऑप्शन नंबर डी सुजाग। तो दोस्तों एड्स जो है यह एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी यूलेथ्रिक्स, ऑप्शन सी जल तिप्तिया या ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया। तो दोस्तों सहजीवी संबंध को दर्शाता है हमारा कौन सा? काई। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पुकेसर और कार्पेल्स, ऑप्शन बी कैलिक्स और कार्पेल्स, ऑप्शन सी कैलिक्स और कोरोला या ऑप्शन नंबर डी कोरोला और पुंकेसर। दोस्तों एक फूल के प्रजनन का भाग जो है ये होता है पुंकेसर और कार्पेल्स। कौन सा? पुंकेसर और कार्पेल्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? दोस्तों राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में जो है किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है हमको बताना है। ऑप्शन ए पुनरुद्भवन, ऑप्शन बी बीजाणु निर्माण, ऑप्शन सी विखंडन या ऑप्शन नंबर डी मुकुलन। दोस्तों राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में जो है बीजाणु निर्माण प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी अंधनाल या ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। दोस्तों कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन जो है ये अंधनाल में होता है। कहाँ पे होता है? अंधनाल में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नाभिरज्जु, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी भ्रूणमूलीय या ऑप्शन नंबर डी मेद। दोस्तों स्टेम सेल का प्रकार नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी मेद। मेद जो है ये स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं?
ऑप्शन ए 15 मोल, ऑप्शन बी 16 मोल, ऑप्शन सी 25 मोल या ऑप्शन नंबर डी 10 मोल। दोस्तों बात किया है हीलियम की, हमको पता है मोलों की संख्या निकालना, हमने आपको बताया था मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है ग्राम में भार, ग्राम में भार डिवाइडेड बाय अणु या परमाणु भार। क्या होता है, अणु या परमाणु भार होता है अगर हमको मोलों की संख्या निकालना है तो। अब दोस्तों हीलियम की बात किया है तो हीलियम का ग्राम में भार जो दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 64 दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, 64। और हीलियम का अणु या परमाणु भार कितना होता है, तो हीलियम का अणु या परमाणु भार जो होता है वो होता है कितना, 4। तो इससे 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब काटेंगे दोस्तों तो ये 16 बार में जाएगा। कितनी बार में, 16 बार में। तो 16 मोल होते हैं हीलियम के 64 ग्राम में। कितने, 64 ग्राम में। तो 16 मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन नंबर डी फुलरिन। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन की बात करें तो ये कार्बन के अपर रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए के कोष, ऑप्शन बी एम कोष, ऑप्शन सी एन कोष या ऑप्शन नंबर डी एल कोष। दोस्तों पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, के कोष में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी एल कोष, ऑप्शन सी एन कोष या ऑप्शन नंबर डी के कोष। दोस्तों नाइट्रोजन परमाणु का एल कोष जो है ये N2 अणु बनाने में भाग लेता है। तो एल कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी H2SO4 या ऑप्शन नंबर डी HCl। तो दोस्तों पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड जो है ये कम H+ आयन देता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है। दोस्तों ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 2। दोस्तों ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? तो ये 7 होती है। कितनी, 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधिया नमक रॉक साल्ट का खनिज नाम क्या है? ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी हेमाटाइट या ऑप्शन नंबर डी हेलाइट। दोस्तों सिंधिया नमक रॉक साल्ट का खनिज नाम जो होता है ये होता है हेलाइट। क्या होता है, हेलाइट होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी मिली एम्पियर या ऑप्शन नंबर डी मिली वोल्ट। दोस्तों प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल समीकरण में F बराबर है ऑप्शन ए MA के, ऑप्शन बी MGH के, ऑप्शन सी MV के या ऑप्शन नंबर डी U+AT के। दोस्तों बल समीकरण में F बराबर क्या होता है, MA होता है। क्या होता है, F बराबर MA होता है। तो A इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डैश है। ऑप्शन ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन नंबर डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों पानी का क्वथनांक जो होता है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेविंग मिरर, ऑप्शन बी डेंटिस्ट का मिरर, ऑप्शन सी वाहन की हेडलाइट या ऑप्शन नंबर डी रियर व्यू मिरर के रूप में। दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग जो है रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, रियर व्यू मिरर के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म क्या करता है? ऑप्शन ए प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन बी यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, ऑप्शन सी है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है, और ऑप्शन नंबर डी है यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। दोस्तों प्रिज्म जो है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर
अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 14 एम्पियर, ऑप्शन बी 140 एम्पियर, ऑप्शन सी 1400 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 1.4 एम्पियर। दोस्तों 10 ओम का प्रतिरोधक है और 140 वोल्ट का विभवांतर है। हमको धारा निकालना है तो धारा I बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं धारा I बराबर होता है V अपॉन में R के। क्या होता है? V अपॉन R होता है। वोल्टेज कितना है दोस्तों, तो ये है हमारे पास में 140 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है, ये 10 ओम है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो धारा कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 14 एम्पियर निकल के आ जाएगी। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। R बराबर R1 R2 अपान R1 प्लस R2 सूत्र किसका घोतक है? ऑप्शन ए श्रेणी संबंधन, ऑप्शन बी समानांतर संयोजन, ऑप्शन सी सेतु संबंधन या ऑप्शन नंबर डी रेखीय संयोजन। दोस्तों R बराबर R1 R2 अपान R1 प्लस R2 जो है ये समानांतर संयोजन का घोतक है। किसका? समानांतर संयोजन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा 2, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा 1। तो दोस्तों कामिनी जो है ये भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए सीरोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी साइटोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी इटियोलॉजी। दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी मांसल या ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियल। दोस्तों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो है वसा ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक? वसा ऊतक। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व जो होता है ये है ऑक्सीजन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए जीन बहाव, ऑप्शन बी उपार्जित गुणों की वंशागति, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन या ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक अपवाह। तो दोस्तों जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसके तौर पर? प्राकृतिक चयन के तौर पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए मुजिका डोमेस्टिका, ऑप्शन बी ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी फानिया या ऑप्शन नंबर डी होमो सेपियंस। दोस्तों घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है मुजिका डोमेस्टिका। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है? जो लसिका होती है दोस्तों ये आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। ऑप्शन ए एंजाइमों का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन सी वसा का या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का। दोस्तों लसिका जो है ये आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। किसका? वसा का। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ए बी, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन नंबर डी ए। दोस्तों ओ रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। किसको? ओ रक्त समूह को। उसमें भी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं? ऑप्शन ए 85% जल, यूरिया और 2% क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी है 95% जल, 2% यूरिया और 2% अमोनिया, ऑप्शन सी है 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद, ऑप्शन डी है 85% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अमोनिया। दोस्तों एक वयस्क मानव मूत्र में जो है 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे नीचे मौजूद है? दोस्तों जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये किसके नीचे मौजूद है? ऑप्शन ए मूत्राशय, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी अंड कोशिका,
या ऑप्शन नंबर डी लिंग। दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। कहाँ पे? मूत्राशय के नीचे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंध्र स्थित होते हैं ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं में, ऑप्शन बी क्लोरोफिल में, ऑप्शन सी उदर अमाशय में, या ऑप्शन नंबर डी पत्तों में। दोस्तों रंध्र जो स्थित होते हैं ये पत्तों में होते हैं। किसमें? पत्तों में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 3। दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। कितनी? 5 अवस्थाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों क्षारीय विलयन इसमें से कौन सा नहीं है हमको बताना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों ये क्षारीय विलयन नहीं है। बाकी ए बी और सी जो है ये तीनों क्षारीय विलयन है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है और जो अम्ल और क्षार के साथ दोनों के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये क्षारीय विलयन नहीं है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है। ऑप्शन ए NH4SO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी NH4 का होल ट्वाइस SO4, ऑप्शन सी NH4 का होल ट्वाइस SO3, या ऑप्शन नंबर डी है NH4SO4 का होल ट्वाइस। दोस्तों अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोरेट, ऑप्शन बी आर्गन क्लोरेट, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी है आर्गन क्लोराइड। दोस्तों Ag+ और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक जो होता है ये सिल्वर क्लोराइड होता है। कौन सा? सिल्वर क्लोराइड। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए 80% जस्ता और 20% तांबा, ऑप्शन बी 20% जस्ता और 80% तांबा, ऑप्शन सी 70% जस्ता और 30% तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है 30% जस्ता और 70% तांबा। दोस्तों पीतल जो होता है ये 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए मेथोनाइक अम्ल, ऑप्शन बी एथानोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल होता है कौन सा? तो ये होता है एथेनोइक अम्ल। कौन सा? एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मीथीन, ऑप्शन सी इथेन, या ऑप्शन नंबर डी एथीन। दोस्तों अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है हमको कौन सा? तो एथीन प्राप्त होता है। क्या? एथीन हमको प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन नंबर डी ओम। तो दोस्तों इसमें से जो एसआई मात्रक नहीं है वो है हमारा कैलोरी। कैलोरी जो है यह एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर, न्यूटन और ओम जो है ये तीनों ही एसआई मात्रक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ऑप्शन ए है 200 किलोग्राम, ऑप्शन बी 40 किलोग्राम, ऑप्शन सी 20 किलोग्राम, या ऑप्शन नंबर डी 10 किलोग्राम। दोस्तों हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? तो ये होता है ma। क्या होता है? ma होता है F बराबर। बल कितना है दोस्तों? हमारे पास में 20 न्यूटन दिया गया है। m का मान कितना है दोस्तों? तो ये हमको निकालना है। और त्वरण कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। 2 से इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 10 बार में जाएगा। तो m का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 10 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। कितना? 10 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिकी का शून्यवा नियम यह बताता है कि ऑप्शन ए है 2 ऊष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होते हैं। ऑप्शन बी है यदि 2 प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में हैं तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। ऑप्शन सी है दोस्तों यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों
जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो सही जो होगा दोस्तों ये होगा, शून्यवान नियम क्या होता है ऊष्मागतिकी का, ये होता है ऑप्शन नंबर डी। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। ऑप्शन ए सी के अलावा, ऑप्शन बी सी में, ऑप्शन सी फोकस पर, और ऑप्शन नंबर डी है एफ और सी के बीच में। दोस्तों जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण जो होता है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी संकुचन प्रभाव। दोस्तों संकुचन प्रभाव जो है ये विद्युत के कारण नहीं होता है। चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव जो है ये तीनों ही विद्युत के कारण होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? दोस्तों हमको धारा का मान यहाँ पे निकालना है। प्रतिरोध हमको 100 ओम दिया गया है और वोल्टेज हमको भी 220 वोल्ट दिया गया है। और ऑप्शन ए है दोस्तों 22 कूलाम, ऑप्शन बी 2.2 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.2 कूलाम, या ऑप्शन नंबर डी है 22 एम्पियर। दोस्तों कूलाम तो हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बी और डी में हमको बताना है कि कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं धारा आई बराबर क्या होता है, तो ये होता है वी अपॉन में आर के। क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। वी का मान कितना है दोस्तों 220 है और आर का मान कितना है 100 ओम है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितने जीरो है? एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 2.2 एम्पियर जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों हमने पहले भी बताया आपको, अभी बता रहे हैं, जब भी समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर बाई एन। क्या होता है? आर बाई एन होता है। अब यहाँ देखिए 2 ओम के दो प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध क्या है? समान मान के दो प्रतिरोध है। तो दोस्तों आर का मान कितना है हमारे पास में? 2 ओम है। और कितने प्रतिरोध की बात किया है? एन कितना है हमारे पास में? तो 2 है। तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा? तो 1 ओम इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर समान श्रेणी की बात करें, समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो एन इंटू आर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी ह्यूग कैलमरस, या ऑप्शन नंबर डी है होरेस एल्गिन डोड्स। तो दोस्तों पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन जो है ये कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंज के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी रेशम की खेती, या ऑप्शन नंबर सी है पक्षी पालन, और ऑप्शन नंबर डी है मधुमक्खी पालन। दोस्तों सेरिकल्चर शब्द का संबंध जो है ये रेशम की खेती से है। किससे है? रेशम की खेती से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी मांसपेशी, या ऑप्शन नंबर डी संयोजी। तो दोस्तों एपिथेलियल ऊतक के प्रकार जो है ये क्या बनाते हैं? तो ग्रंथियां बनाते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। ऑप्शन ए 46 गुणसूत्र, ऑप्शन बी 23 गुणसूत्र, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र, या ऑप्शन नंबर डी 22 गुणसूत्र। दोस्तों सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी कॉस्मिक विकास, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, या ऑप्शन नंबर डी किण्वक क्रिया। दोस्तों जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत जो होता है ये होता है उत्परिवर्तन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ऑप्शन ए घोंगा, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी गौरैया, या ऑप्शन नंबर डी सलभ माथ। तो दोस्तों घोंगा जो है दोस्तों, घोंगा में जो है
लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन ए कोमल दंतवल्क, ऑप्शन बी मसूड़ों से रक्त का स्राव, ऑप्शन सी दुर्गंध युक्त सांस, या ऑप्शन नंबर डी टूटा हुआ दांत। दोस्तों दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है कोमल दंतवल्क होता है। क्या होता है? कोमल दंतवल्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप बल है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, बी ऑप्शन है दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, ऑप्शन सी नसों के अंदर, या ऑप्शन नंबर डी है रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। तो दोस्तों रक्तचाप जो बल होता है ये क्या होता है? तो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है यही रक्तचाप बल कहलाता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी वक्राणु, या ऑप्शन नंबर डी नाभि। दोस्तों प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें वक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्राणु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय, या ऑप्शन नंबर डी योनि। तो दोस्तों गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? ऑप्शन ए पेटल, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी कार्पेल, या ऑप्शन नंबर डी पुमंग। दोस्तों पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है हमारा कार्पेल, तो कार्पेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन सी कोलाइड, या ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। दोस्तों शक्कर के घोल में शक्कर जो होती है ये घुला हुआ पदार्थ होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन डी है NaOH। दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पानी, या ऑप्शन नंबर डी शराब। दोस्तों सफेद फास्फोरस को जो है पानी में संग्रहित किया जाता है। कहाँ पे? पानी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क से आती है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी कार्बन, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधक। दोस्तों गंधक तत्व जो है चांदी की वस्तु को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील क्या है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व, या ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होती है ये मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों जैविक अम्ल जो है ये है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह एक जैविक अम्ल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। ऑप्शन ए उष्माशोषी, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी उष्माक्षेपी, या ऑप्शन नंबर डी उदासीन। तो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न को मिलान कीजिए। पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, दूसरा है स्वप्रेरण प्रेरण वेबर, तीसरा चुंबक फ्लक्स हेनरी। दोस्तों सही मिलान हमको करना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है क्या? तो ये होता है दोस्तों हमारा टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। तो फर्स्ट को ए से हम कनेक्ट कर देंगे। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है, तो सी से इसको कनेक्ट कर देंगे। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, तो इसको बी से हम कनेक्ट कर देंगे। तो देखा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए सी बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण के नियम,
ऑप्शन सी गति के पहले नियम, या ऑप्शन नंबर डी गति के दूसरे नियम। दोस्तों किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है ये संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? ऑप्शन ए यह बढ़ जाती है, ऑप्शन बी यह एक समान रहती है, ऑप्शन सी यह घट जाती है, या ऑप्शन नंबर डी दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। दोस्तों यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है ये घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि हम जानते हैं आवृत्ति n बराबर क्या होता है, 1 तरंग दैर्ध्य लेमडा। n बराबर क्या होता है, 1 लेमडा के। मतलब आवृत्ति जो होती है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आवृत्ति घटेगी तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति बढ़ रही है इसलिए तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, या ऑप्शन नंबर डी है वक्रता केंद्र पर। दोस्तों जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो छवि का निर्माण जो होता है ये वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश डैश है। दोस्तों हमको आवेश यहाँ पे क्यू बताना है। दोस्तों एक फिलामेंट है जो 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींचता है। दोस्तों आवेश क्यू बराबर हम जानते हैं, क्यू बराबर होता है IT। क्या होता है? क्यू बराबर IT, मतलब धारा इंटू समय। दोस्तों यहाँ पे जो धारा दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.8 एम्पियर दी गई है, और समय कितना है, 3 मिनट है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 180 सेकेंड। कितना, 180 सेकेंड। तो 0.8 इंटू 180 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 यानी 64 की 4 हासिल का है 6, 8 एकम 8, 8 6 14, 144। कितने अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 144 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। ऑप्शन ए नियत ताप पर वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के। ऑप्शन बी नियत दाब पर वोल्टेज व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा के। ऑप्शन सी नियत स्थिति पर वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के। ऑप्शन डी नियत ताप पर वोल्टेज व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा के। दोस्तों ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर जो वोल्टेज होता है, विभवांतर जो होता है, ये धारा के समानुपाती होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 प्रति इकाई लागत के आधार पर 6 रुपए प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको कुल लागत ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, KWH बराबर क्या होता है, KWH बराबर होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाय 1000। क्या होता है, वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000। वाट कितना है दोस्तों हमारे पास में, 1000 वाट का। ठीक है, हावर कितने हैं, प्रतिदिन 5 घंटे, 5 घंटे। और सितंबर माह के लिए बोला है तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। तो दिन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। और कितने रुपए यूनिट के हिसाब से बोला है उसने, 6 रुपए यूनिट। तो यहाँ पे 6 से हम मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, ये हो जाएगा 180 और 5, 18 पंचे 90, मतलब 900 रुपए लागत लगेगी दोस्तों। कितनी, 900 रुपए। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी जूलियस ओपनहीमर, ऑप्शन सी जॉन डॉल्टन, या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट बेकन। दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा थे हमारे
जूलियस ओपनहीमर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन ए आर्कियोजूलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी एंड्रोलॉजी। दोस्तों मनुष्य का अध्ययन जो होता है ये होता है एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए केवल बीज और विभोजोतक के बीच में, केवल जड़ों और बीजों तक, ऑप्शन सी केवल जड़ों और फलों तक, ऑप्शन डी है जड़ों बीजों फलों और विभोजोतक तक। तो दोस्तों पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से जो है जड़ों बीजों फलों और विभोजोतक तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है? ऑप्शन ए शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, ऑप्शन बी शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा, ऑप्शन सी है शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता की आहार संबंधी आदतों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है डिंब में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। दोस्तों व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है ये शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी जाति या ऑप्शन नंबर डी कुल। दोस्तों जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है ये होती है हमारी जाति। तो जाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी या ऑप्शन नंबर डी काला। दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है ये नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी मलाशय में या ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए वेन केवा, ऑप्शन बी वृक्कीय, ऑप्शन सी महाधमनी या ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुसी। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है ये होती है महाधमनी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी। दोस्तों नेफ्रोलॉजी जो है ये गुर्दे से जुड़ा हुआ है। किससे? गुर्दे से। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइनोकोबालामिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है? दोस्तों साइनोकोबालामिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है हमको बताना है। ऑप्शन ए B12, ऑप्शन बी B6, ऑप्शन सी B2 या ऑप्शन नंबर डी B1। दोस्तों साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 विटामिन का मानव निर्मित रूप है। विटामिन B12 का मानव निर्मित रूप है। कौन सा? साइनोकोबालामिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में प्रांकुल प्लूम्यूल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्प में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी मूलाग्र में या ऑप्शन नंबर डी बीज में। दोस्तों पादपों में प्रांकुर जो है ये बीज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीज में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी मेंडल या ऑप्शन नंबर डी है लैवाइजियर। दोस्तों पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन ने प्रदान किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए OH माइनस आयन सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन सांद्रता में कमी या ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता में वृद्धि। तो दोस्तों 7 से 14 में हुई वृद्धि जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता में वृद्धि को प्रतिनिधित्व करती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन नंबर डी नियॉन। दोस्तों इसमें से जो आदर्श गैस नहीं है वो है हमारी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये आदर्श गैस नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी गोल्ड या ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु जो है ये हमारी गोल्ड होती है। कौन सी? गोल्ड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन ए मोनेजाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी सीडेराइट
या ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है हमारा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बॉक्साइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड क्या है? ऑप्शन ए 3 कार्बन वाला अणु, ऑप्शन बी 1 कार्बन वाला अणु, ऑप्शन सी 2 कार्बन वाला अणु, या ऑप्शन नंबर डी 4 कार्बन वाला अणु। दोस्तों लैक्टिक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। क्या होता है? 3 कार्बन वाला अणु होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो हमको संतुलित रासायनिक समीकरण हमको दोस्तों यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे H कितना है? 2 है। O कितना है? 2 है। यहाँ पे H तो हमको 2 दिख रहा है, लेकिन O कितना है? 1 ही है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। सोडियम प्लस H2O की बात करें, देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है। H2 की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे H2 1 ये हो गया, 1 हो गया, मतलब H2 कितना है? 3 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। MgO2 की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ Mg कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। O2 की बात करें तो O2 कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। ट्वाइस Mg प्लस O2, दोस्तों यहाँ पे Mg कितना है? 2 है, तो ठीक है, Mg यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है, तो ये 2 इसके लिए भी काम आएगा, तो यहाँ पे भी सही है, तो ये संतुलित समीकरण हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। पहला क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई डैश होती है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी किलोवाट, या ऑप्शन नंबर डी जूल। दोस्तों शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई इकाई जो होती है ये होती है हमारी वाट, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हमको त्वरण पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों बल F बराबर क्या होता है? तो F बराबर m इंटू ए होता है, हम जानते हैं। हमको द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों? तो द्रव्यमान हमको 10 दिया गया है। त्वरण हमको निकालना है, और बल का मान कितना दिया गया है? 20 न्यूटन दिया गया है। कितना? 20 न्यूटन। दोस्तों 10 से इसको जब काटेंगे तो 2 बार में आ जाएगा, तो त्वरण कितना निकल के आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ऑप्शन ए इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन बी है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन सी है ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी है ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें, दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है ये इसके माध्यम के कण जो होते हैं ये तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यही क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। समांतर दिशा में अनुदैर्ध्य तरंगों के कण करते हैं। तो अनुप्रस्थ आपको याद रखना है, लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य समांतर दिशा में। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक सीधा और छोटा, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक उल्टा और छोटा। तो सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए इसमें कुछ बात बता दें कि आपको, चलिए बता देते हैं। चलिए दोस्तों जब भी आपको आवर्धन ऋणात्मक में नजर आए, मतलब आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब यहाँ देखिए ऋणात्मक में है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, वास्तविक यहाँ पे है दोस्तों, वास्तविक यहाँ पे भी है, वास्तविक यहाँ पे भी है, तो ये तो हमारा ऑप्शन बी वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋणात्मक आवर्धन है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और दोस्तों जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक की बात करें तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों, वास्तविक जब भी आए तो उल्टा बनेगा, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वास्तविक जब भी आए तो उल्टा बनेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वास्तविक है, यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ये वास्तविक है, यहाँ भी उल्टा दिया गया है।
मतलब ये वाला तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, BC वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, जब भी वास्तविक आए तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, ये हो गया वास्तविक उल्टा। दोस्तों यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है, यदि आवर्धन का मान जो है, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो जो जो वो बने प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यदि आवर्धन का मान 1 से कम है, यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। चलिए देखिए, अब इसमें देख लेते हैं। आवर्धन दोस्तों किस में दिया है, -0.65, मतलब 1 से क्या है, कम है, 1 से क्या है, कम है, कम है तो मतलब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए वास्तविक उल्टा, यहाँ क्या है, बड़ा है, जबकि तो छोटा बनना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। मतलब सही जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हमने बता दिया माइनस का सिंबल के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों प्लस। यदि दोस्तों आवर्धन का मान यदि प्लस में आपको दिया गया है, प्लस में आए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, उसके बाद आभासी जब भी नजर आए दोस्तों तो क्या होगा, सीधा बनेगा। आभासी जब भी आए तो क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और दोस्तों आवर्धन तो वही है, आवर्धन का मान यदि 1 से कम है, 1 से अधिक है, 1 से बड़ा है या 1 से अधिक है तो जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, और 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इतनी बात याद रख लोगे क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश ज्ञात करना है हमको। ऑप्शन ए 1.08 कूलाम, ऑप्शन बी 10.8 कूलाम, ऑप्शन सी 108 कूलाम, या ऑप्शन नंबर डी 1.8 कूलाम। दोस्तों 0.9 एम्पीयर की धारा है और समय कितना है, 2 मिनट है। हम जानते हैं Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी के होता है कि नहीं होता है, आपको पता ही है। हमको Q निकालना है, I कितना है, 0.9 दिया गया है। समय कितना है, 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 108। ठीक है, 108 हमने लिख दिया और 0 हमने लगा दिया। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 108 गुलाम इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन ए वी और आई का अनुपात, ऑप्शन बी आई और वी का गुणनफल, ऑप्शन सी आई और वी का अनुपात, या ऑप्शन नंबर डी वी और आई का अंतर। दोस्तों चालक का प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है। तो V और I का अनुपात क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध A और B 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश होगी। हमको दोस्तों ऊर्जा निकालना है, और ऊर्जा E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, VIT होता है। ठीक है, क्या होता है ऊर्जा V बराबर VIT। यहाँ V क्या है, वोल्टेज है या विभवांतर, I हमारा धारा है, और T क्या है, हमारा समय है। और दोस्तों हम तो जानते हैं E बराबर क्या होता है, VIT होता है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। अब जो ये प्रतिरोध है सिर्फ समानांतर क्रम में संयोजित है, तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं हम, R1 इंटू R2 क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही करते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। R1 प्लस R1 कितना है दोस्तों हमारे पास में, तो R1 है हमारा 6 इंटू 12, और R1 प्लस R2 मतलब 18 हो जाएगा। 6 से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आ गया हमारा, 4 ओम निकल के आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम
हमको ऊर्जा ज्ञात करना है और ऊर्जा को जानते हैं, ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, वी आई टी होता है। हमारे पास वोल्टेज तो दिया गया है 3 वोल्ट, कितना दिया गया है 3 वोल्ट। आई हमको पता है क्या, नहीं पता है। समय हमको पता है क्या, हाँ समय 1 सेकंड दिया गया है। अब हमको आई नहीं पता है तो आई हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आई बराबर होता है वी अपॉन में आर। आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है कि नहीं होता है। वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। आर हमने निकाला कितना, 4 ओम। 4 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। 0.75 आई हमारा निकल के आ गया। 0.75 हमारा आई निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए ओम, अब हम इसको हटा देते हैं। आई हमारा कितना निकल के आया, ये आया 0.75। आर हमारा कितना निकल के आया, तो 4 ओम निकल के आया, ठीक है। अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ई बराबर वी आई टी, ठीक है। क्या होता है, ई बराबर वी आई टी। वोल्टेज कितना है दोस्तों हमारे पास में, तो वोल्टेज है हमारे पास में, यहाँ देख लीजिए वोल्टेज है 3 वोल्ट, इंटू धारा हमने कितना निकाला 0.75, इंटू समय कितना है 1 सेकेंड है। इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 की 5 हासिल का है 1, 3 7 21 और 1 22, तो 22 आ गया। ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद, तो 2.25। 2.25 जूल जो होगा इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी इवेंजेलिस्टा, या ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। दोस्तों बाईफोकल लेंस का आविष्कार जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए अर्कोनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी साइनोलॉजी। दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन जो है ये अर्कोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्कोनोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ये गलत होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है फ्लोएम फाइबर, या ऑप्शन नंबर डी मूल रोम। दोस्तों पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। किसका, पुराने जाइलम का। यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, तो ये वास्तविक, ये दूसरा कहीं का ऑप्शन चिपक गया है यहाँ पे, तो यहाँ पुराने जाइलम आप कर लीजिएगा, ठीक है। पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु, तो पुराना जाइलम जाइलम आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए उद्यान मटर, ऑप्शन बी गुलाब का पौधा, ऑप्शन सी लिली, या ऑप्शन नंबर डी मिर्च। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है उद्यान मटर का प्रयोग किया था। किसका, उद्यान मटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कोलाई, या ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये हमारा राइजोबियम होता है। कौन सा, राइजोबियम, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का, या ऑप्शन नंबर डी निमेटोडा। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, तो इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख गुहिका बकल केविटी मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए परिसंचरण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पाचन, या ऑप्शन नंबर डी श्वसन। दोस्तों मुख गुहिका जो है बकल केविटी ये मानव पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। किसका, पाचन तंत्र का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी केशिका, ऑप्शन सी महाशिरा, या ऑप्शन नंबर डी शिरा। दोस्तों सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केशिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। दोस्तों वास डिफरेंस के बारे में बताना है। ऑप्शन ए अंडकोश, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्रंथि, या ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय। दोस्तों जो वास डिफरेंस होता है ये मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। दोस्तों ईस्ट जो है ये विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, विटामिन बी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के बारे में बताना है। ऑप्शन ए रंध्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी जाइलम के माध्यम से, ऑप्शन सी फ्लोएम के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी वाहिनिका के माध्यम से। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे अनुभार निकाल लेते हैं CO2 का। तो CO2 की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 12। कार्बन के एक ही अणु है, प्लस ऑक्सीजन की कितने अणु है? 2 अणु है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। मतलब CO2 का अनुभार जो होगा वो कितना होगा? 44 होगा। अब दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है दोस्तों? हमने बताया अभी कितना है? 12 है। कार्बन का परमाणु भार 12 है, आउट ऑफ कितने? 44 के। इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? तो 27.3 इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों आप काट लीजिएगा, 12/44 इंटू 100 करिएगा तो 27.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन नंबर डी 6। दोस्तों यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर जो होता है ये 6 होने की संभावना होती है। कितनी? 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। दोस्तों प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है हमारा सल्फर। कौन सा? सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता, या ऑप्शन नंबर डी लोहा। दोस्तों कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम धातु जो है दोस्तों ये ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है? दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निस्तापन, ऑप्शन बी निष्कर्षण, ऑप्शन सी भंजन, या ऑप्शन नंबर डी संक्षारण। दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को हम बोलते हैं भंजन। क्या बोलते हैं? भंजन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिनाफ्थिलिन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, या ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। दोस्तों फिनेफ्थिलिन को सिरके में डालने पर घोल जो है ये रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है? दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है हमको बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी केवल सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी सी सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है केवल सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान जो है SO2 और SO3 दोनों गैसें निकलती है, और फेरस सल्फेट का जब पूर्ण अपघटन होता है तो ये किस में बदल जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 और SO3 दोनों हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, त्वरण की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों त्वरण की SI इकाई जो होती है ये होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऑप्शन बी 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ऑप्शन सी है V बराबर U प्लस AT, या ऑप्शन नंबर डी V बराबर U माइनस AT। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है V बराबर U प्लस AT जो है ये वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? ऑप्शन ए 100 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 डेसिबल, ऑप्शन सी 40 डेसिबल,
या ऑप्शन नंबर डी 115 डेसिबल। तो दोस्तों मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर जो मनुष्य सहन कर सकता है वो है 80 डेसिबल। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दोस्तों आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए बताइए। ऑप्शन ए अनंत होना चाहिए, ऑप्शन बी ऋणात्मक होना चाहिए, ऑप्शन सी धनात्मक होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी शून्य होना चाहिए। दोस्तों आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो होता है ये हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। जब भी धनात्मक हो दोस्तों तो जो छवि बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? हमेशा आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा तो आभासी के साथ हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये इतना क्लियर है आपका। और दोस्तों एक चीज और बता देते हैं, यदि आवर्धन का मान 1 से कम है, यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात इसमें अगर दोस्तों ऋणात्मक बोल दे तो यदि आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, यदि ऋणात्मक दिया गया आवर्धन दोस्तों निकल के आ रहा है तो हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। ऋणात्मक सिंबल अगर दिख जाए आपको या पूछे आवर्धन ऋणात्मक है तो हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के साथ हमें क्या हमेशा क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 240 गुलाम, ऑप्शन बी 4 गुलाम, ऑप्शन सी 40 गुलाम, या ऑप्शन नंबर डी 24 गुलाम। दोस्तों हमको यहाँ पे आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। हम जानते हैं आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है? ये होता है धारा इंटू समय के। किसके होता है? धारा इंटू समय के होता है। दोस्तों धारा कितनी दी गई हमको? यहाँ पे 0.8 एम्पियर हमको धारा दी गई है। समय कितना है दोस्तों? 5 मिनट है। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 60 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड? 300 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 300 सेकेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 या 24 और 2 जीरो बाद में। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद। तो 240 गुलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 240 गुलाम। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि धारा 10 एम्पीयर है और प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करें। दोस्तों V बराबर जानते हैं हम क्या होता है? V बराबर होता है IR के। I कितनी है? 10 है, R हमको दिया है 50। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 500 वोल्ट निकल के आ जाएगा। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PVR और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा? दोस्तों P बराबर क्या होता है? V²/R। यहाँ पे V²/R दिया है क्या? नहीं दिया है। P बराबर होता है I²R। देखिए I²R दिया है क्या? हाँ बिल्कुल I²R दिया है। तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी? दोस्तों हमको शक्ति मतलब P का मान निकालना है। सबसे पहले तो दोस्तों 10 ओम के 2 प्रतिरोध है जो कि समानांतर क्रम में है। और हमने आपको बताया था जब समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है कितना? R/N होता है। कितना होता है? R/N होता है। अब R कितना है यहाँ पे दोस्तों? 10 ओम है। और कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध है। तो 2 पंचे 10। तो तुल्य प्रतिरोध इन ऊपर वाले का कितना आ जाएगा? 5 ओम निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ? अब इसके बाद संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम में मतलब तुल्य प्रतिरोध पहले का कितना निकल के आया? 5, और बाद में श्रेणी क्रम में 10 ओम के साथ जुड़ रहा है मतलब प्रतिरोध कितना निकल के आ गया? टोटल 15 ओम निकल के आ गया। दोनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में 10 ओम और 5 ओम को तो कितना हो जाएगा? 15 ओम। हमको बोला है कि शक्ति क्या होगी। दोस्तों शक्ति हमको पता है P बराबर क्या होता है? V इंटू I होता है। अभी हमने R निकाला कितना? 15 ओम। ठीक है, याद रखना है आपको। शक्ति P बराबर V इंटू I भी होता है और V²/R भी होता है। तो P बराबर क्या कर देंगे? V²/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। V²/R। V का मान कितना है दोस्तों? ये है 6 वोल्ट मतलब 6 इंटू 6। और R हमने कितना निकाला है? 15 ओम निकाला है। 3 से काट देंगे दोस्तों। 3 5 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12/5। तो 12 जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.2 वाट। कितना? 1.2 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सॉरी दोस्तों, 1.12/5 है, 12/5 है तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 24, 2.4 वाट। कितना, 2.4 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 1.2 वाट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? दोस्तों प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ऑप्शन ए 50s और 40s, ऑप्शन बी 60s और 40s, ऑप्शन बी 50s और 30s, और ऑप्शन नंबर डी है 0s और 30s। दोस्तों प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना होती है 50s और 30s। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? ऑप्शन ए पुराने जाइलम में, ऑप्शन बी पुरानी जड़ों में, ऑप्शन सी अंतरकोश की अंतरालों में, या ऑप्शन नंबर डी छाल के ऊतक में। दोस्तों एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पाद को जो है पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। कहाँ? पुराने जाइलम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए ये 1 युग्म, ऑप्शन बी 3 युग्म, ऑप्शन सी 2 युग्म, या ऑप्शन नंबर डी 4 युग्म। दोस्तों मानवों में लिंग गुणसूत्र के 1 युग्म मौजूद होते हैं। कितने युग्म? 1 युग्म। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश के जीव समाविष्ट होते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्रोटेस्टा, या ऑप्शन नंबर डी प्लांटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोनेरा। मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोश के जीव समाविष्ट होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी है मेंढक, और ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य। दोस्तों 3 कोष्ठीय हृदय जो है ये मेंढक में होता है। दोस्तों उभयचर और सरीसृप में जो हृदय होता है कितना 3 कक्षीय होता है। किसमें? उभयचर और सरीसृप में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपवाद कौन है? तो मगरमच्छ जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अमाशय बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? दोस्तों अमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी एंट्रियोकाइनेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, या ऑप्शन नंबर डी माल्टेज। दोस्तों अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, या ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। दोस्तों मानव रक्त प्लेटलेट जो है ये प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी स्वाद, या ऑप्शन नंबर डी गंध। तो दोस्तों घ्राणग्राही जो है ये गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जननांगी हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, या ऑप्शन नंबर डी विषाणु। दोस्तों जननांगी हर्पीज जो है ये विषाणु संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है जननांगी हर्पीज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में बौनापन निम्न में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी जिब्रेलिल अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सिन। दोस्तों पौधों में बौनापन जो है ये जिब्रेलिन अम्ल के उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या Na 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स है। तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणु की संख्या क्या होगी? दोस्तों एवोगाड्रो संख्या किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है? तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? किसी त्रिपरमाणु गैस के 1 मोल में परमाणु की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 हमको दिया गया है। ठीक है, हमको पूछा है 0.1 मोल में, तो इसमें हम 0.1 मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों? बताइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 2 0 6 0 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2 0 6
2060 602 एक इसमें से कम कर देंगे तो 602 ये हो जाएगा 10^22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा दोस्तों। न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान हुए गए हैं, तो लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए थे न्यूलैंड के अष्टक नियम में। सल्फर की परमाणुकता क्या है, तो सल्फर की परमाणुकता क्या होती है, ऑप्शन ए बहुपरमाणु, ऑप्शन बी द्विपरमाणु, ऑप्शन सी एक परमाणु या ऑप्शन नंबर डी त्रिपरमाणु। दोस्तों सल्फर की परमाणुकता होती है बहुपरमाणु, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी वेनेडियम या ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो है ये क्रोमियम की वजह से क्रोमियम के कारण क्या होता है, जंग रोधी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं, ऑप्शन ए प्राकृतिक फाइबर, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी सिंथेटिक फाइबर या ऑप्शन नंबर डी रेशम। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं दोस्तों, ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेबल दानेदार चीनी डैश के रूप में जाना जाता है, दोस्तों टेबल दानेदार चीनी को जो है किसके रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। दोस्तों टेबल दानेदार चीनी को जो है सुक्रोज के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर के डैश लिखा जाता है। दोस्तों एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर डैश लिखा जाता है, तो बताइए, ऑप्शन ए दाई ओर, ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी है बाई ओर। दोस्तों एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर के बाई ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाई ओर लिखा जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।